हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो मेटल और नॉन मेटल में लास्ट टॉपिक कोरोजन की बात करेंगे, जिसमें हम साथ में रस्टिंग और अलॉय फॉर्मेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। एक लेमैन की टर्म में अगर मैं पूछूं आपसे तो व्हाट इज कोरोजन, और बहुत सारे लोग, इवन आप में से भी 90% बच्चे कंफ्यूज होंगे या उनको पता नहीं होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग, राइट। तो एक लेमैन टर्म्स में क्या बात होगी कि व्हाट इज कोरोजन। तो कोई भी प्योर मेटल है हमारा, उस प्योर मेटल का जब कॉन्टैक्ट होता है इसके साथ, एटमॉस्फेयर के एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के साथ जब वो इंटरेक्शन में आ जाता है, कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो उससे उसकी ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। तो केमिकली आप इसको कैसे लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर और एयर, मतलब मॉइस्चर या एयर के साथ, विच कॉजेज डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल फ्रॉम पोर्शन ऑफ मेटल एक्सपोज। कि मान लीजिए इनिशियली ये हमारा कोई आयरन का रोड है या पीस है, ये यहां से कॉन्टेक्ट में आया तो ग्रेजुअली यहां से खराब होना शुरू करेगा, यहां से कोरोड होना शुरू होगा और धीरे धीरे ये बाकी पार्ट में भी स्प्रेड हो जाएगा। सो इनिशियली द पार्ट एक्सपोज्ड एंड देन इट स्प्रेड टू बल्क ऑफ द मेटल, है ना। आपने आपके अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं। आपने अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी दादी को देखा होगा, वो कुछ सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एयर के। क्योंकि वहां पे जो सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और उससे क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग वहां पे बन जाती है ना बच्चों। इसी तरह कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी क्या होगा, इट ऑल्सो रिएक्ट्स, कॉपर ऑल्सो रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। आयन जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो वहां पे एक ब्राउन सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कोरोजन और रस्टिंग का, तो आपको पता चल गया होगा। तो क्या कंडीशंस होती हैं, एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में कि कैसे रस्ट स्टार्ट होती है। यहां पे आप देख पा रहे हैं 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें हमने आयरन नेल्स डाल दिए हैं, लोहे की कीलें डाल दी हैं। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर, और उसको टाइटली कोक लगा के बंद कर दिया। टेस्ट ट्यूब बी में हमने डिस्टिल वाटर डाला, बॉइल्ड, जिससे कि वहां से एयर रिमूव हो जाए। ऑयल भी इसमें हमने ऐड कर दिया नियरली 1 ml, और इसको भी हमने बंद कर दिया। अब ये क्या हुआ, ऑयल वाटर पे फ्लोट करेगा और एयर वाटर में डिसोल्व नहीं होगी। और तीसरे में हमने कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया, जो कि ड्राइंग एजेंट का काम करेगा और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा टेस्ट ट्यूब सी से। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको रस्ट देखने को मिलेगा, बताओ। टेस्ट ट्यूब ए में ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पे एयर का भी एक्सपोजर था और वाटर का भी एक्सपोजर था। टेस्ट ट्यूब बी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी जो थी बच्चों वो सिर्फ वाटर से एक्सपोज थी, तो इसलिए रस्टिंग नहीं हुई। टेस्ट ट्यूब सी में सिर्फ ड्राई एयर थी, इसलिए रस्टिंग नहीं हुई। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि एयर और मॉइस्चर दोनों की जरूरत होती है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। और देखिए कलर चेंज हो गया पूरा आयरन नेल का, टेस्ट ट्यूब ए में जो थी। क्लियर टू एवरीवन। तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव करता है, राइट, कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके ऊपर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो आप
जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं उनको स्किप नहीं कर सकते बेटा, और अलग से मैं सारी की सारी एक्टिविटी आपको करवाने वाला हूं। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था कि सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक्ट करता है, कॉपर जो है एटमॉस्फेयर की एयर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उनके ऊपर कोटिंग बन जाती है। तो दो सिल्वर कॉइन आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, दिस एंड दिस, फ्रेशली मेड है, जो ब्राइट है, शाइनी है। लेकिन ये राइट साइड वाले जो आए हैं सिल्वर कॉइन्स, जो थोड़े से पुराने हैं, वो कोरोड हो गए हैं बाय एक्शन ऑफ एयर एंड, इसलिए वो कैसे हो गया, ब्लैक हो गए। ठीक है। इसी तरह ये कॉपर की जो डोम है बिल्डिंग के ऊपर, वो ग्रीन कलर की हो गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जिससे बेसिक कार्बोनेट सल्फेट की कोटिंग बन जाती है। यहाँ सिल्वर सल्फाइड और यहाँ पे कॉपर सल्फेट की कोटिंग बन जाती है। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कलर चेंजेस है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जो सबसे कॉमन मेथड जो हमने अभी तक देखे, जिसकी वजह से आयरन कोरोड करता है, कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, जिससे रेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कॉमनली रस्ट कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। Fe2O3 आयन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली जब कॉपर वेसल को हम, कोई भी कॉपर का वेसल हो, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक बाहर छोड़ देंगे तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की वहां पे कोटिंग होगी और क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में फॉर्मेशन होती है। तो ये जो मिक्सचर है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल कॉपर एटमॉस्फेरिक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है, तो ग्रीन कोटिंग बन जाती है। सिल्वर की जब कोटिंग होती है तो उसको टार्निशिंग कहा जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। तो इसकी वजह से भी इसका कलर चेंज हो जाता है। अब क्या मेथड है जिसकी हेल्प से हम कोरोजन को रोक सकते हैं? तो सबसे पहला मेथड, हम पेंटिंग कर सकते हैं। अगर किसी मेटल के ऊपर हम पेंट की कोटिंग कर देंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा मॉइस्चर के, ऑक्सीजन के। ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि पेंट जो है वॉश्ड हो जाता है, हीट हो जाता है और उतर जाता है। फिर क्या कर सकते हैं जी, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। जो स्पेशली आपने देखा होगा, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, जो कि या तो किसके बने हो, आयरन के बने हो, स्टील के बने हो, उनकी ग्रीसिंग की जाती है, ऑयलिंग की जाती है, जिससे वो बच सके कोरोजन से। बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स नहीं है, या हम कह सकते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, गैल्वेनाइजेशन। बहुत इफेक्टिव मेथड है गैल्वेनाइजेशन, कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सारे मेथड टेम्पररी मेथड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयन या स्टील पे। ठीक है। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, किससे बताओ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन। सो जिंक की कोटिंग बनने से जो हमारा आयरन है वो फ्री रहेगा, अनटच्ड रहेगा। स्टील हमारा रस्टिंग से बच जाएगा। क्लियर। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स हैं, रिंजिंग है, पिकिंग है, फिर रिंजिंग है, फ्लक्स, ड्राइंग, जिंक बाथ एंड कूलिंग। आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जब वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से जिंक की कोटिंग बन जाती है और हमारा जो आयन मेटल है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वही प्रोसेस है। इसमें करते क्या है, बहुत सारे मेथड में से ये आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूशन है जिंक का, मोल्टन जिंक है, उसमें हमारे मेटल को डाल देना है। ठीक है, तो क्या होगा देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा आयन नेल है, सॉरी आयरन रोड है। इस आयरन रोड को हमने एक सॉल्यूशन में डाल दिया। उस सॉल्यूशन में क्या है, पूरा हमारा जिंक भरा हुआ है, ये आयन है हमारा। तो बाथिंग के बाद क्या हो जाएगा, हमारे आयन रोड के ऊपर इस तरह से जिंक की कोटिंग हो जाएगी। तो जिंक दिखाई दे रहा है सिर्फ आपको, हमारा आयन मेटल तो दिख ही नहीं रहा। ये ब्लू कलर आपको आयन है और ये जिंक हो गया। तो जिंक की कोटिंग बन गई तो आयन प्रोटेक्टेड है ना। तो जो गैल्वेनाइज आर्टिकल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि सर इसकी अगर कोटिंग ब्रेक हो गई तो, नहीं, अगर कोटिंग ब्रेक भी हो गई तो भी हमारा जो आयन या स्टील का जो आर्टिकल है वो बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा फास्टली इजीली एज कंपेयर टू आयन। तो जब वो लेयर टूटेगी तो जिंक कंटिन्यू कोरोड करता रहेगा, लेकिन आयन तक वो एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट नहीं आएगा ऑक्सीजन या मॉइस्चर का, तो वो ना तो कोरोड होगा ना रस्ट होगा। क्लियर। अब एक और मेथड होता है अलोइंग। अलोय इज ए होमोजेनस मिक्सचर। किसका होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। ठीक है बच्चों, तो मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो अलोइंग इज वेरी गुड मेथड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां पे मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके नई प्रॉपर्टीज दी जाती है। तो ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जहां पे एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स किया जाए उसको हम कह देते हैं अलोय। तो जो प्राइमरी मेटल है उसको मेल्ट कर देंगे इस तरह से, देखिए अलोइंग में, और दूसरा एलिमेंट जो जिसकी डेफिनेट कुछ प्रोपोर्शन है वो इसमें ऐड कर दी जाएंगी। उन दोनों को ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, अलोय। तो जहां पे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करना हो उस केस में हम अलोइंग यूज करते हैं। हमें पता है आयरन सबसे ज्यादा यूज मेटल है, लेकिन इसको कभी भी प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर आयरन की बात है, और उसको इजिली स्ट्रेच कर सकते हैं गर्म करके, आपने देखा भी होगा। लेकिन इसमें अगर 0.05% भी कार्बन ऐड कर दें तो ये हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आयरन को जब हम निकल के साथ मिक्स करते हैं, क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि हार्ड है, रस्ट नहीं करेगा। तो आयरन को जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, नॉन मेटल के साथ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना। तो अलोय होमोजेनस मिक्सचर बन गया। तो इसको मेल्ट करके, इसको कूल करके और उसको नया सब्सटेंस ऑब्टेन किया जा सकता है। इज इट क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। अमलगम एक बहुत कॉमन वर्ड है। तो मरकरी मेटल में कोई दूसरा नॉन मेटल मिला के और जब अलॉय बनाई जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम अमलगम कहेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो, सुना होगा आपने, मसाला भरते हैं दांत में, वो अमलगम है। ठीक है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि मरकरी जो है आयन, प्लेटिनम, टंगस्टन और टेंटलम के साथ अमलगम नहीं बनाता। आप में से कितनों को रीजन पता है, एक बार बता देना मुझे। ठीक है, अदरवाइज सोडियम अमलगम, टिन अमलगम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड सो। इसी तरह देखिए कि जब ये एनसीईआरटी का बॉक्स आपको दिख रहा है, पहले इसको मैं अमलगम को खत्म कर देता हूं कि जो
मेटल मरकरी है तो अलॉय को हम क्या कह देंगे, अमलगम। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है अलॉय का, वो कम हो जाता है प्योर मेटल से, क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी एक तरह से उसमें। ये एग्जांपल आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं ये बता रहा था आपको ये एग्जांपल्स कि ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। प्योर गोल्ड, ये वाला जो एनसीईआरटी का मैं आपको पैराग्राफ बता रहा था, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है कि प्योर 24 कैरेट गोल्ड को यूज नहीं किया जाता ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। 22 कैरेट का मतलब क्या है कि 22 पार्ट जो है प्योर गोल्ड के हैं और उसमें 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर मिलाया हुआ है। क्यों किया गया ऐसा? ये जो प्योर गोल्ड होता है ना बच्चा, जिसको हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो इसलिए उसमें 2 पार्ट या तो हम सिल्वर ऐड कर देंगे या 2 पार्ट कॉपर ऐड कर देंगे, जिससे वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरह ब्रास, ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक का अलॉय है। ब्रॉन्ज, अभी आप ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने देखा होगा मेडल्स मिल रहे हैं एथलीट्स को, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के। तो ब्रॉन्ज अगेन एक क्या है, अलॉय है, कॉपर और जिंक का, एसन इज टिन। इसी तरह सोल्डर, लेड और टिन का अलॉय बन जाता है, जिसको वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। और ये एक क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, कुतुब मीनार। आयरन पिलर जो है कुतुब मीनार के पास, आप अगर आप दिल्ली गए हो तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जो 8 मीटर लंबा है, ऊंचा है मतलब, और लगभग 6 टन का है, लेकिन आज तक रस्ट नहीं हुआ है। 1600 साल हो गए हैं, आज तक रस्ट नहीं हुआ है। क्या रीजन है इसका? है ना, ये बिकॉज अलॉय से बना हुआ है। अगेन इट इज फॉर्म्ड ऑफ अलॉय। क्लियर? तो ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का अलॉय है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं, प्लम्बिंग के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, लॉक्स जो बनते हैं ब्रास के होते हैं। इसी तरह बेल्स, मेडल, स्प्रिंग्स हैं, वो ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो ब्रॉन्ज में अगर कंपोजिशन वाइज जाए हम, तो कॉपर और टिन का अमाउंट बहुत वेरी करता है। 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, ये अलग अलग टाइप के गोल्ड होते हैं जिनमें मिक्स किया जाता है कॉपर या सिल्वर। कास्ट आयरन और स्टर्लिंग सिल्वर बहुत फेमस है आजकल ज्वेलरी आर्टिकल्स में, क्योंकि जो प्योर ऑर्नामेंट्स हैं सिल्वर या गोल्ड के, वो तो बहुत महंगे हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग है थोड़ी सी कम हो जाती है इससे। कास्ट आयरन में कार्बन ऐड कर देंगे आयरन में, तो उसको हम कास्ट आयरन कहेंगे। बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं इसके भी। तो ये एक टेबल है जिसको आप समराइज कर सकते हैं। स्टील, स्टेनलेस स्टील, दोनों में फर्क है। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऐड कर देंगे तो स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, और अगर सिर्फ आयरन और कार्बन है तो स्टील होगा। ब्रास कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज, लेड और टिन सोल्डर, कुछ भी कह सकते हैं। ये इनके यूजेस है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में हमने कोरोजन और रस्टिंग अलॉयज को डिस्कस किया। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो प्लीज एक बार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और नीडी वन के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट।